डियर सम्मानीय स्पीकर्स व सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार एंड वेलकम। इस सेशन में टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन कोऑपरेटिव बैंक्स। हमारे संघ में पार्टिसिपेट करने वालों में रूग फिनटेक्स अच्छा ये वाले नहीं, लीवे सॉफ्टटेक से मिस्टर तेजस जानी आप, अजय टाक एवीपी आदर्श कोऑपरेटिव बैंक एंड श्री धीरज मित्तल बरन कोऑपरेटिव बैंक आप प्रेजेंट हैं, दोनों आईटी देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें मैं पहले अपने विषय में थोड़ा सा बता दूं। मैंने सन 77 में बैंक ऑफ राजस्थान में ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं आईसीआईसीआई में मर्जर के बाद में आईसीआईसीआई आईटी से रिटायर हो करके एज डीजीएम आईटी फिनग्रोथ कोऑपरेटिव बैंक में मैंने ज्वाइन किया है और लास्ट 3.5-4 साल से मैं फिनग्रोथ कोऑपरेटिव बैंक के संघ में हूँ। 1990 से आईटी से मैं जुड़ा था। उस समय आईटी का रोल जो हुआ करता था वो केवल फैसिलिटेटर का हुआ करता था। कहीं बैलेंसिंग कर दी, कहीं इंटरेस्ट प्रोडक्ट लगा दिए, फिर उसके बाद में लेजर पोस्टिंग मशीन्स वगैरह शुरू हुई। आज उस फैसिलिटेटर के रोल से हट करके आईटी आज इनेबलर के रोल पर आ गया है। बहुत सारे फंक्शंस इस तरीके के हो गए हैं बैंक्स के अंदर जो कि बिना आईटी के संभव ही नहीं है एंड वी आर फोर्स्ड टू कॉप अप विद दैम। अब आईटी का रोल चेंज हुआ है तो उसके संग संग आरबीआई की कंप्लायंस इश्यूज़ एंड रेगुलेशंस वगैरह का भी दबाव हमारे ऊपर बहुत रहता है, पर वो डबल फेस है। उसका सेकंड साइड ये है, एक तरफ तो हमारे ऊपर बैंकों के ऊपर दबाव होता है कि उसकी कंप्लायंस हमें इंश्योर करनी होती है, पर सेकंड साइड उसका ये होता है कि आरबीआई जो रिक्वायरमेंट्स हमारे से रेज़ करता है वही रिक्वायरमेंट्स हम सारी अपने वेंडर से मांग सकते हैं, वेंडर से नेगोशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग वेंडर से कह भी नहीं पाते। केवल आरबीआई की वजह से ही हमें और वेंडर्स से मांगने की एक तो मांगनी पड़ती है, दूसरी वेंडर्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं आगे बढ़ करके। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स मिलेंगे जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं मांगते हैं, वो लोग केवल आरबीआई कंप्लायंसेस की वजह से हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं एडिशनल फैसिलिटीज़ इस तरीके की। इसमें मैं सबसे पहले लीवे सॉफ्टटेक के तेजस जी से जानना चाहूँगा कि वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लायंस के उसमें क्या इश्यूज़ रहते हैं बैंक की साइड पे और आपकी साइड पर क्या कंप्लायंस आप करके देते हैं और कौन से बैंक को करने होते हैं, सीबीएस इंटीग्रेशन वगैरह के एंड नॉर्मल ट्रांजैक्शन फ़्लो जो कुछ भी आप बताना चाहें वो एक बार प्लीज़ हमारे सब मेंबर्स को। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम सी पास सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसके अंदर OTPs एंड मल्टीपल ट्रांजेक्शन टाइप के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। रही बात कंप्लाइंस की, तो सबसे बड़ा कंप्लाइंस यहाँ पे रेगुलेटरी आरबीआई के अलावा TRI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी गाइडलाइन के हिसाब से ही आरबीआई फॉलो करता है और TRI आरबीआई से कुछ अपने कमेंट्स पुटअप कराते हैं और उसके बेस पे एक कंप्लाइंस डिज़ाइन होते हैं। तो खास करके यहाँ पे कंप्लाइंस में यही चीज़ होना चाहिए कि जो आप कंटेंट OTP जा रहे हो वो ऑथोराइजेशन है कि नहीं है, और बैंक को उसको ऑथोराइज़ करना होता है। अगर वो प्रॉपर ढंग से हो रहा है तो वो कंप्लाइंस का इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्लाइंस। इसका पर्टिकुलरली बैंक की ओर के हर एक बैंक के नाम से कोई थर्ड पार्टी मैसेज भेज देता है और फ्रॉड होता है, वो उस टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए TRI की ये कंप्लाइंस डिज़ाइन करता है। इसके लिए इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ बैंक को इंटीग्रेशंस करना होता है,
CBS, स्विच वेंडर एंड आपके अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर जो बैंक अलग अलग चीज़ें टेक्नोलॉजी बाई करती है उस हिसाब से ही इसका होता है। और इसका कंप्लायंस को फुलफिल ना करने की वजह से उनके ट्रांजैक्शन अलर्ट बंद हो जाते हैं। नहीं, इसमें आप अपना आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिटेल में बताएं, और ट्रांजैक्शन फ्लो उनका क्या है थोड़ा सा। बेसिकली हम बैंक को व्हाट्सएप चैटबॉट, OTP एंड अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करते हैं। उसका फ्लो CBS के साथ हम CBS को फ्लो चार्ट देते हैं, उसके अंदर बैंक की अलर्ट जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से CBS है, स्विच वेंडर जैसे कि सर्वत्र है, सर्वत्र हमारे साथ सालों से काम कर रहे हैं। तो वो फ्लो जो हम डिज़ाइन करके देते हैं वो उनके टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, और ताकि इंटीग्रेशन कौन करता है? स्विच वेंडर या CBS प्रोवाइडर करते हैं। अच्छा, वो आपको तो वो हम लोग उनको एक पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देते हैं, उस हिसाब से वो लोग उसको इंटीग्रेशन करते हैं और कस्टमर बैंकिंग सर्विसेज चालू रहती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा धीरज मित्तल जी से है, बरन कोऑपरेटिव बैंक से, कि आप ये वहाँ पर IT हेड हैं। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बताएं कि वो कौन सी सर्विसेज IT में यूज़ कर रहे हैं और उन्हें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। Hello. We are using cyber security module with Velox solution for 24/7 instant reporting, and we are challenging to हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि हमें किस कंपनी के साथ टाई अप करके कौन सी सर्विसेज किससे लेनी चाहिए। उसमें हमें काफ़ी सारी फिनटेक कंपनी हमें अप्रोच करती हैं, और हमें उनमें से किसको हम वाइट लिस्ट करें, किसको ब्लैक लिस्ट करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं RBI से ही हमारे पास काफ़ी सारी मेल्स आते हैं कि इस फिनटेक कंपनी के द्वारा ये इससे डेटा ब्रीच हुआ है, या इससे कोई लीक हुआ है, इसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। और तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेल एजुकेटेड होने की ज़रूरत है, और साथ में हम IT की सर्विस जो प्रोवाइड करवाते हैं उसके साथ साथ हमें कस्टमर को भी टेक्निकली अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे हम हमारी बैंक में सारी सर्विसेज हमने जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक की, जैसे ATM, IMPS, UPI, मोबाइल बैंकिंग, ट्रांजेक्शन बैंकिंग सारी प्रोवाइड करवाई है। लेकिन हमारे कस्टमर एक अर्बन एरिया में रहते हैं, तो वो इस सर्विस को कैसे यूज़ करें, तो ये हमारे लिए ये भी एक चैलेंजेस होता है। तो IT में आपने क्या क्या सर्विसेज बताई अपने? ATM डेबिट कार्ड्स, ATM डेबिट कार्ड है, रुपए POS उसमें इंक्लूड है, साथ में मोबाइल बैंकिंग मतलब ट्रांजेक्शनल मोबाइल बैंकिंग है, और UPI सर्विस है, NEFT, RTGS, IMPS सारी सर्विस हम कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग वगैरह? नहीं, इंटरनेट बैंकिंग के लिए अलाउ नहीं कर रखा है RBI ने सर। रीड ओनली तो अलाउड है? नो सर, अभी हमारे पास रीड ओनली का फैसिलिटी नहीं है। मैं अजय टाक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि अपने आप वो क्या क्या सर्विसेज IT की प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या उसमें चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। सर अभी बैंक सारी तरह की सर्विसेज जो अभी अवेलेबल है मार्केट में हम लोग करीब सारी दे रहे हैं। नेट बैंकिंग को छोड़ के और जो सर्विसेज मोबाइल बैंकिंग से हम मोबाइल के थ्रू नेफ्ट, IMPS, RTGS वगैरह सब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या ATM कार्ड वगैरह ATM सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऑनलाइन सर्विस जो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं अभी दूसरी बैंकर के बराबर एट पार नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंकों के बराबर कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी सर्विसेज दे सकें। तो सर्विसेज तो अभी सर सारी मिल रही है। चैलेंजेस मेनली आ रहे हैं कि अभी जो IT कंपनियां जो भी हैं वो सब इतनी बड़ी एक तो कॉस्टिंग कर रही हैं, और दूसरा अब जैसे सॉल्यूशंस जो हैं वो बहुत ही अब ये कहते हैं कि हम 100% सिक्योर हैं, हमारी सिक्योरिटी पूरी कंप्लीट है, हम हर चीज़ में सिक्योर हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कंपनी के साथ कहीं ना कहीं रोज़ सुनने को मिलता है कि इस कंपनी इसके साथ थी, वहाँ ये फ्रॉड हुआ, वहाँ ये हुआ है।
तो उन चीज़ों के लिए कंपनी क्या आपको सुविधाएं देगी और क्या हमको फैसिलिटी दे सकती है? देखिए, कोई कंपनी अगर आपसे ये कहती है कि वो 100% श्योर है तो आपके विश्वास करने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि अगर अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर अटैक हो सकता है तो कोई कंपनी कैसे कह सकती है कि वो 100% सिक्योर है। सिक्योरिटी डेफिनेटली उसके अपने सिक्योरिटी मेजर्स वो आपको बता सकती है कि हमने ये सिक्योरिटी मेजर्स ले रखे हैं, इससे चांसेस ऑफ अटैक मिनिमाइज़ हो रहे हैं, वो ठीक है। या उसके पास्ट हिस्ट्री आप लोग देख सकते हैं कि पास्ट हिस्ट्री उसकी क्या है कि कभी उसके ऊपर अटैक हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन ये चीज़ तो मानने लायक किसी भी तरीके से नहीं है किसी भी वेंडर की कि ही इज़ 100% सिक्योर। सिक्योरिटी के नॉर्म्स हो सकते हैं, वो फॉलो उनके कोई लेवल हो सकता है। सर, अभी जितने भी वेंडरों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है सभी ने कहा कि वी आर सिक्योर्ड ऑल टाइप्स ऑफ। श्योर अलग बात है, लेकिन 100% सेफ कोई नहीं कह सकता। ये दूसरा सर, अभी जो आ रहा है AI बेस्ड, करीब करीब सभी बैंक के, प्राइवेट बैंक के, नेशनलाइज बैंक AI बेस्ड उन्होंने कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर दी है 24/7, जो ईला और अलग अलग नेम से सर्विसेज आती है जिसमें ऑलरेडी इनबिल्ड क्वेश्चंस के जवाब जो है उनको 24/7 अवेलेबल होते हैं। वो सर्विसेज के लिए सर अभी बता रहे हैं इनके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं, तो कैसे क्या है एक बार हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले सर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बैंक को लगता है कि टेक्नोलॉजी कंपनी थोड़ा कॉमर्शियल हाई रहती है, बट उनकी भी एक लिमिटेशंस है। आफ्टर द कोविड सारे टेक्नोलॉजीज रिसोर्सेज और सब इतने हाई हो चुके हैं इंडिया में कि कंपनी के लिए भी रिसोर्स मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। मतलब IT सेक्टर एक ही ऐसा सेक्टर है कि आफ्टर कोविड जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ के सैलरी इतने हाइक होते जा रहे हैं जो दूसरे सेक्टर में नहीं है। उसकी वजह से भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी बहुत लेवल तक बढ़ता जाता है, ठीक है। एंड जैसे सर की बात कही, जैसे रही बात AI बेस्ड कस्टमर सॉल्यूशंस की, जैसे RBI कंपलसरी पिछले 1 साल से बोलता आ रहा है कि 24/7 सर्विस आप हर बैंक को बोल रहा है कि आप चालू करो। तो जितना आपका लेवल 1 और लेवल 2 यूज आप AI पे लेके जाओगे तो उतना बैंक के लिए भी रिसोर्स कम होता जाएगा और उसके अंदर बैंक अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन डाले और उसकी कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिक डाल देंगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस उनके कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम वैसे ही AI बेस्ड सॉर्ट आउट होते जाएंगे। और ख़ास करके वो आफ्टर वर्किंग आवर्स ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बैंक के लिए। देखिए, एक जो अभी इन्होंने पॉइंट उठाया है वो है 24/7 कस्टमर्स के डिजिटल पेमेंट को मॉनिटर करने का। ये RBI ने हम लोगों के ऊपर, बैंक्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि कस्टमर्स की लाइबिलिटी को लिमिट करना पड़ेगा आपको। अगर वो कस्टमर 1 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देता है, 2 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देता है या 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देता है तो साइबर फ्रॉड के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है। इन केस कस्टमर और बैंक दोनों फॉल्ट पर नहीं है तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ इस चीज़ को, अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है और उसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है और बैंक की कोई गलती नहीं है तो वो पेमेंट बैंक को करना पड़ेगा अगर कस्टमर 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देता है। इसके लिए और उसके कस्टमर के इन्फॉर्म करने के बाद में अगर कोई सिमिलर टाइप का फ्रॉड या कोई उसके अंदर फर्दर डेबिट हो जाता है तो दैट इज़ 100% बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए ये कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। आप डिटेल में प्लीज़ बताएं इस चीज़ के लिए क्या। एक चीज़ मैं आउट ऑफ क्वेश्चन जाके बताना चाहूँगा कि जैसे कि काफ़ी छोटी छोटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ATM सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो अपने ATM जो भी उनके स्विच वेंडर है उनके थ्रू जाती है, तो लेकिन उनको एक अलग सेशन या कुछ अवेयरनेस चलाना चाहिए अपने कस्टमर के लिए कि वो अपना बैंक का ATM अदर देन बैंक पे जाके कि यूज़ करते और उसके अंदर जो पैसा विड्रॉ करते और पैसा निकलता नहीं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है तो उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम भी आ रहे हैं आज की डेट में।
नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्या अभी बात मैं 24/7 की सपोर्ट की बात करूँ तो 24/7 सपोर्ट के अंदर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने CBS के साथ या स्विच वेंडर के साथ ही इंटीग्रेशन करके जो भी इनिशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, पैसा विड्रॉ करने जा रहे हैं, पैसा विड्रॉ करने के टाइम पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, या उनके अकाउंट से अनवांटेड मैसेजेस आ रहे हैं, जो कार्ड ब्लॉक हो गया, इस टाइप की कंप्लेंट सारी AI की 24/7 कंप्लेंट सेंटर के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और वो जो सारे से आपके CBS वेंडर्स और स्विच अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के साथ इंटीग्रेशन रहता है और इस आप लोग बैंक खुद उसको मॉनिटर कर सकता है कि मेरा बैकएंड सपोर्ट क्या जवाब दिया है, बैंक के एम्प्लॉय ने क्या जवाब दिया है कस्टमर को, ये सारा चीज़ आप उसके अंदर मॉनिटर कर सकते हो। नहीं, ये बात नहीं। एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि RBI ये कहती है कि आपके डिजिटल पेमेंट के जितने अलर्ट्स जाते हैं कस्टमर को, SMS अलर्ट, उसके अंदर ट्रांजैक्शन अमाउंट जाता है, इतने रुपए आपके अकाउंट में डेबिट हुए हैं, आपने ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद में एक मैसेज ये जाना चाहिए कि अगर आपने ये मैसेज ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो इस नंबर पर चार्जबैक क्लेम करें या कांटेक्ट करें। तो उस नंबर पे 24/7 कोई आदमी अवेलेबल होना चाहिए। तो इसमें आप कोई 24/7 अवेलेबिलिटी इंश्योर करवा सकते हैं क्या अपने? हाँ, जनरली बैंक अपना जो पायलट नंबर्स होता है उसी को ही 24/7 नंबर में ऐड करता है ताकि उनके कस्टमर को नहीं, आप लोग नहीं, हम तो प्रोवाइड कर ही रहे। उसके अलावा बैंक का पायलट नंबर जो बैंक का नंबर होता है उसी को इसमें कन्वर्ट करके दे देते हैं, मतलब ताकि एक बैंक का HO का नंबर XYZ है। नहीं, लेकिन HO का नंबर तो 6 बजे बाद या उसके बाद हमको या तो बंदा बिठाना वही पड़ेगा। पॉइंट पे आ रहा हूँ। HO का नंबर 6 बजे के बाद बंद हो रहा है आपका, तो वही नंबर ऑटो वर्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है AI के अंदर। वो किस बंदे के पास? वो 6 बजे के बाद बैंक के अंदर जो कॉल आ रही है वो बैंक के कस्टमर को AI थ्रू रिस्पॉन्स मिल जाता है और L2 लेवल के लिए बैकएंड टीम सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है। वो आप लोग करते हैं? हाँ, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं और ऑलरेडी 2 CBS के साथ इंटीग्रेशन करके 5-6 बैंक में लाइव कर दिया है। कौन से CBS से इंटीग्रेशन है, कहाँ पे लाइव है? CBS में इंफ्रासॉफ्ट के साथ लाइव है, CH के साथ है, TM सिस्टम के साथ है। CH के साथ में है आपका? CH के साथ इंटीग्रेटेड है। TM सिस्टम पे भी है? हाँ। क्या उसमें आप लोग 24/7 आपके आदमी बैठते हैं? 24/7 लेवल 1 to AI के थ्रू होता है और लेवल 2 टीम प्रोवाइड करती है, हमारी टीम। आपकी टीम प्रोवाइड हाँ। करते हैं, मतलब आपका आदमी उस मोबाइल पे अवेलेबल रहता है ना? नहीं, नॉक के अंदर अवेलेबल रहता है। नॉक के अंदर मतलब उस नंबर पे कॉल होगा तो वो उठाएगा फोन? हाँ, फोन उठाएगा, रात को 2 बजे भी फोन उठाएगा। अकाउंट ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करेगा? हाँ, वो हमारी टीम नहीं करेगी। हमारी टीम हमारे एप्लीकेशन के साथ उसके सिस्टम CBS के साथ इंटीग्रेशन रहता है ताकि हमारे पास भी उनके CBS का कोई एक्सेस ना हो, एज द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, वो तो API देते हैं। हाँ, API के थ्रू वो ब्लॉक हो जाता है और बैंक का CBS उसके अंदर। सर, इनके पास तो केवल मैसेज पहुंचेगा, ये फिर किसी बैंक एम्प्लॉय को या बैंक ऑफिसर्स को फ़ोन करेंगे, वो बैंक ऑफिसर ही उसको सॉफ्टवेयर में ब्लॉक कर सकता है। नहीं, ये जो कह रहे हैं ना, नहीं, बैंक ऑफिसर ब्लॉक नहीं करता है, API के थ्रू वो ब्लॉक हो जाता है। API के थ्रू ऑटोमेटिक API के थ्रू ब्लॉक हो जाता है, इवन दो मिस कॉल के थ्रू ब्लॉक हो जाता है। रजिस्टर्ड नंबर से मिस कॉल कर देगा तो भी ब्लॉक हो जाता है। दिस कैन बी ए सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ अस, कि जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इनके आदमी 24/7 एक सेंटर पे बैठते हैं, वहाँ का नंबर अगर हम लोग देते हैं तो 24/7 इनके आदमी उठाएंगे। और इंटीग्रेशन अगर हमारे CBS वेंडर से है तो इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है कि CBS वेंडर उनको APIs रिलीज़ करता है कि किसी अकाउंट को उन्हें अगर ब्लॉक करना है, जिस अकाउंट के लिए इनको कॉल आएगा उस अकाउंट को केवल ब्लॉक करने का राइट इनको रहेगा, उस API के थ्रू ये लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो दैट कुड बी ए गुड सॉल्यूशन। और मैं चाहूँगा कि ये इसकी डिटेल हम लोगों को फॉरवर्ड करने हैं मेरी बैंक को, और अगर देखते हैं फिर क्या एक्सपीरियंस होता है इनका। अगर ये सॉल्यूशन है तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जिस तरीके से RBI प्रेशराइज कर रहा है हमको 24/7 अपने यहाँ आदमी बैठाने पड़ेंगे।
सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो माहौल चल रहा है और जो न्यू जनरेशन है वो ओनली 24/7 मोबाइल पे ही काम करना चाहती है। वो न तो किसी को कॉल करना चाहती है न कुछ करना चाहती है। उनको चाहिए सिस्टम पे AI बेस कुछ ऐसा मिल जाए कि वो बटन दबाएं उनको पॉइंट हो जाए, क्योंकि आज ग्रोसरी भी उनको चाहिए होती है तो वो 2 बटन दबा के ग्रोसरी उनके आउटडोर पे आ जाती है। तो बैंकिंग सर्विसेज भी वो ये चाहते हैं कि ऑन डोर उनको सर्विस मिले। इस सर्विस के लिए इस तरह की यदि API बेस्ड जो सर्विसेज यदि अपने को प्रोवाइड हो जाती है और छोटे बैंक यदि कर पाते हैं तो बेस्ट है। लेकिन इनके लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन RBI रेगुलेटरी सारे नॉर्म्स सारे आप पूरे करेंगे। वो सारे कंप्लाइंस के साथ अप्रूव्ड है, कंप्लाइंस के साथ सारे कंप्लाइंस के approved। साथ ऑथोराइज अप्रूव्ड है। यदि आपके सिस्टम से API से किसी दूसरे हमारे सॉफ्टवेयर में कोई घुस गया तो उसके लिए हाँ, switch उसके लिए भी सारे इंटीग्रेशन पार्ट ऑडिट अप्रूव्ड है। ऑडिटेड है। ठीक है। और किसी पार्टिसिपेंट्स के कोई क्वेश्चन हो किसी संदर्भ में, इनकी सर्विसेज के संदर्भ में? सर आज की तारीख में जो माहौल चल रहा है कोऑपरेटिव बैंकों को भी 100% डिजिटलाइजेशन पे आना पड़ेगा और ऑन बोर्डिंग करना पड़ेगा उनके अपने सॉफ्टवेयर को, यदि उनको कस्टमर बचाए रखना है। क्योंकि मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, जो मेरी डिस्कशन दूसरे कोऑपरेटिव बैंकों से होता है, आज की तारीख में न्यू जनरेशन जो कि आप 25 या 30 की जो जनरेशन है वो कोई भी नई जनरेशन कोऑपरेटिव बैंकों के साथ नहीं जुड़ रही है और पुराने कस्टमर जो हैं सब पुराने होते जा रहे हैं, जो कम होते जा रहे हैं। नया कस्टमर नई जनरेशन नहीं जुड़ रही। नई जनरेशन जुड़ने के लिए अपने को ये AI बेस्ड सॉफ्टवेयर और ये ट्रांजैक्शन और इस तरह की सुविधाएं उनको देनी ही पड़ेगी कि कस्टमर नया बच्चा अपने को जुड़ सके। एक्चुअली AI बेस्ड बहुत सारे, मैं जस्ट बैंक्स की तरह से बोलना चाहूँगा कि AI बेस्ड सॉल्यूशन हमारा है। बहुत सारे वेंडर्स बोलते हैं, लेकिन उनसे पूछ लेना चाहिए इसमें AI कहाँ पे यूज़ हुई है, तो समझ में आएगा कि वाकई AI बेस्ड है या किसी चैटबॉट वगैरह को AI बेस्ड बोल। लेकिन सर आज आप देखेंगे तो आपका बच्चा भी हो सकता है कि कोऑपरेटिव बैंक का चलिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हो। ठीक है सर। और किसी के अगर कोई कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़। मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि इन्होंने जैसे ये बताया कि जैसे ही ये कोई मोबाइल पे रिंग करेगा तो रिंग से ही ब्लॉक हो जाएगा खाता। तो जो रिंग कर रहा है उसकी जेन्युइनिटी कैसे पता लगेगी कि वो कस्टमर है या थर्ड पर्सन है? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या होता है, मिस कॉल फैसिलिटी अलग होती है ब्लॉक के लिए। वो खाली मिस कॉल का एक नंबर देते हैं कि इससे आप मिस कॉल करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो फैसिलिटी नहीं है जो 24/7 हमको रिक्वायर्ड है कि अगर किसी के संग में साइबर फ्रॉड हो गया, वो हमें रिपोर्ट कर रहा है तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो। वो फैसिलिटी नहीं है। लेकिन ये मिस कॉल फैसिलिटी है ब्लॉकिंग की। लेकिन वो उनके CBS के अंदर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू आइडेंटिफाई होता है। हाँ, उसके थ्रू आएगा। लेकिन वो रजिस्टर्ड केवल मोबाइल नंबर इज वैलिड। मिस कॉल फैसिलिटी है टू ब्लॉक द अकाउंट, नथिंग एल्स। अब लेकिन क्या होता है, एक ही कस्टमर का एक मोबाइल नंबर उसके 4 या 5 अकाउंटों में होता है, तो वो किस अकाउंट को ब्लॉक करेगा? अकाउंट को फ्रीज करेगा? वो पांचों को करेगा और लेकिन वो बहुत लिमिटेड फैसिलिटी है, वो केवल ब्लॉक करने के लिए है। जबकि RBI की रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि जिसके संग में साइबर फ्रॉड हुआ है वो आपको रिपोर्ट कर रहा है और हम उसका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि एक अकाउंट से केवल एक ही मोबाइल नंबर लिंक हो, पहला। दूसरा ये कि प्राइमरी अकाउंट है, प्राइमरी। हाँ सर अब RBI का नया आ गया सिंगल मोबाइल सिंगल कस्टमर। एक कस्टमर पे एक ही मोबाइल नंबर चलेगा तो उस कस्टमर के जो भी फोन होंगे, नंबर होगा, उसका सेविंग अकाउंट, उसका करंट अकाउंट, वो ही ब्लॉक होगा। अब एक कस्टमर के लिए सिंगल मोबाइल का नया जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और दूसरा ये कि किसी ने ड्यूरिंग द कोर्स अगर मोबाइल नंबर चेंज कर लिया किसी कारण से तो उसको इनपुट देना पड़ेगा, वापस सिस्टम में अपडेट करना पड़ेगा, सिस्टम में अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है सर। कोऑपरेटिव बैंक के अलावा कहीं पे भी सिंगल अकाउंट पे एक नंबर मल्टीपल अकाउंट में अलाउ नहीं है। ये हम कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर ही हम लोग करते जा रहे हैं, क्योंकि आधा कोऑपरेटिव बैंक है पर्सनल रिलेशन के ऊपर सबके चलते हैं। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसका 1930 नंबर है
और ये प्रमोट हर कोऑपरेटिव बैंक को करना चाहिए जब तक वो 24/7 सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एवरी कस्टमर कैन रिपोर्ट अ साइबर क्राइम फ्रॉड if they experience it in the 24/7 operating portal by calling 1930 number या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों ही पॉसिबल हैं सर। तो जब तक कोऑपरेटिव बैंक्स ये 24/7 कस्टमर सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं या देने में अभी तक सक्षम नहीं हुए हैं, तब तक हर कस्टमर को ये 1930 नंबर का अवेयरनेस करना अनिवार्य होना चाहिए सर। मैडम मैं इस चीज़ में एक बात बताऊंगा आपको, जो आप कहना चाह रही हैं 1930 आपने ठीक कहा कि हमें बताना चाहिए साइबर फ्रॉड के लिए अपने कस्टमर्स को, लेकिन सेकंड की चीज़ इसके अंदर ये उसका उससे रिलेशन नहीं है कि हम 24/7 नहीं प्रोवाइड, मेरे को बोल लेने दीजिए। उसमें है ये कि 1930 को इन्फॉर्म करने के बाद में 1930 उस रिलेटेड बैंक को, जिस बैंक में फ़ंड गया होता है, उस बैंक को इन्फॉर्म करता है कि आप ये फ्रॉड हुआ है, हमें रिपोर्ट हुआ है, आप इसको ब्लॉक कीजिए। और उसको ब्लॉक करने के लिए हमें 24/7 वहाँ पे रहना होगा। तो 1930 को इन्फॉर्म कर देना ही कस्टमर का काफ़ी नहीं है। उसके लिए कंप्लाइंस के लिए हमारे बैंक का आदमी या तो 24/7 हो या कोई ऐसी फैसिलिटी हो जिससे 24/7 हम अकाउंट ब्लॉक कर सकें। आई एग्री विथ यू सर। मेरा सुझाव ये था कि जब तक हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स इसलिए समर्थ नहीं हो रहे हैं, तब तक हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन 6 महीना 8 महीना तक रोक के नहीं रखना है। किसी भी कस्टमर को ये सपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर सिटीज़न को अवेलेबल है, उसकी अवेयरनेस करवाना ये एक तरीके से नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर लोगों को नहीं पता है हम कहाँ से हेल्प पाएंगे तो उनको ये तो पता चल जाएगा। सो इट इज़ ओनली, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर द 24/7. Yes. It is a method by which you gain your customers' goodwill to say that even if we are not yet having a 24/7 customer support for you, if in case you confront a cyber fraud, please you can also call 1930. You can also call. सर ये है बहुत इम्पोर्टेंट अवेयरनेस का नहीं, पॉइंट। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। 1930 सर्विस देगा और वो वही है। सर मैम का सजेशन तो अच्छा है, एटलीस्ट कुछ तो सॉल्यूशन होगा। कस्टमर ये तो सोच के रहेगा, 1930 वो का बैंक को publicity- इंटरनल अपन को देखना है। 1930 ठीक की ना, हाँ। पब्लिसिटी होनी चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है ना। मैं वैसे भी सर अभी जो है जिस तरह का माहौल चल रहा है, हर वीकली एक ऑनलाइन ट्रेनिंग जूम पे या किसी पे रेगुलर बैंक को करनी चाहिए अपने सब स्टाफ के साथ, कि अब नया मार्केट में ये चीज़ हो रहा है, नया रैंसमवेयर आया है, उस सॉफ्टवेयर का क्या हो रहा है, नया डिजिटल फ्रॉड किस तरह का हुआ है, अपने कस्टमर को अवेयर करें, आप भी ध्यान रखें। ये रेगुलर ट्रेनिंग आज की तारीख में कंपलसरी हो गई है एक तरह से, क्योंकि अपन हर कस्टमर को ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं बुला सकते, हर स्टाफ को नहीं बुला सकते ट्रेनिंग सेंटर पे कि डेली, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ती है। लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग अपन दे सकते हैं जूम पे या टीम पे, तो वो रेगुलर रखनी पड़ेगी। हम लोगों ने भी प्रैक्टिस कर रखी और है। मैं एक आपको प्रैक्टिकल एक शेयर करना चाहूँगा। एक प्रैक्टिकल इंसिडेंस हुआ था। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फ्रॉड करने वाला अपने से बहुत ज़्यादा चालाक होता है। वो क्या है कि आपने 1930 पे कंप्लेंट भी कर दी, आपने अपने सिस्टम में जाके ब्लॉक भी कर दिया, बट वो जो पैसा है जो हो गया, वो विदिन 1 मिनट वो 16 खातों में ट्रांसफ़र हो गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जब तक आप लास्ट में पहुंचे तब तक वहाँ से सारा पैसा विड्रॉ हो जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ्रॉड मैंने किया है, और ये मेरे ख्याल से सभी बैंकों में इस तरह के फ्रॉड होते होंगे। सर पहला फ्रॉड तो हो सकता है, पहला फ्रॉड तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो नया होगा। लेकिन सेकंड फ्रॉड होता है तो वो अपनी गलती लापरवाही होगी। दूसरे फ्रॉड के लिए अपने को बैंक को तैयार रहना पड़ेगा कि भाई इस तरह का कुछ हुआ तो नहीं है, उसको सावधान कैसे किया जा सकता है। कस्टमर अवेयरनेस एंड कस्टमर एजुकेशन इज द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट टुडे टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ फ्रॉड्स। अदरवाइज अपन सड़क पे भी चलते हैं ना, अपने घर के बाहर को नया खड्डा खुदता है ना, तो अपने को पता है खड्डे में पहला व्यक्ति गिर सकता है, लेकिन वो दूसरी बार ध्यान रखना पड़ता है कि यार अभी खड्डा है, अपने घर वालों को सबको बताना पड़ता है। तो अपने को एवन अपने परिवार को, अपने कस्टमर को, अपने स्टाफ को तो ये समझाना ही पड़ेगा कि भाई ये मार्केट में इस तरह से हो रहा है, आप लोग समझो, संभलो और उसके हिसाब से चलो। एक या उसकी क्या सुविधा और मैं शेयर करना चाहूँगा। यस सर। जो मेरे क्लोज रिलेटिव के साथ ही हुआ था। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में, डिमोनेटाइजेशन के
बाद करीब 4 साल बाद या 5 साल बाद उसके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है कि आपने ये 80 लाख रुपए से अकाउंट खोला है और ये पैसा विड्रॉ हो गया, ये 80 लाख रुपए की इनकम आपने अपने इनकम टैक्स में बताई नहीं है असेस। तो इस पर पेनल्टी लगा के उन्होंने उसको 2.25 करोड़ का पेनल्टी लगा दी और पेनल्टी पेमेंट करने के लिए उनको 15 दिन का टाइम दिया। खैर, अब जिस खाते से ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ उस खाते में उसका आधार भी था, उसका पैन भी था, बट सी नेवर वेंट टू दैट बैंक, इवन दैट सिटी ऑल्सो। तो 1930 पे कंप्लेंट लॉन्च करा दी और इनकम टैक्स में रिप्लाई कर दिया, बट इट इज़ स्टिल ए केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह के केसेस भी आते हैं काफ़ी। तो उसमें इन्वेस्टर को केवल एक कितना भी एजुकेट कर ले या आपका सिस्टम कितना भी वो हो जाए, लेकिन जो फ्रॉड करने वाला है वो कहीं नहीं रुकता। सर वो तो है, लेकिन अपने को बच के तो रहना पड़ेगा। अपन ये सोचे कि ये होके रहेगा और उसकी अपन सावधानी छोड़ दें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ सर, कि इन्वेस्टर एजुकेशन, बाहर सर्दी है, मैं सोचूं कि यार सर्दी तो रहेगी और स्वेटर नहीं पहनूंगा तो मैं तो और ज्यादा लपेटे में आऊंगा। अवेयरनेस, देखिए अवेयरनेस तो करना ही कस्टमर पड़ेगा। के साथ अवेयरनेस होनी चाहिए और बैंकर के साथ ये होना चाहिए कि जो अकाउंट खुला 80 लाख से कैसे खुल गया, दे शुड गो इनटू डिटेल। वो उनको अकाउंट खोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। सर इसका सर फर्स्ट जो आपका ने जो एग्जाम्पल दिया था उस पर मैं बोलना चाहूँगा। उसमें यह है कि एक अमाउंट किसी जगह जहाँ पे क्रेडिट हुआ वहाँ से 60 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये बात ठीक है, ये हो सकता है, ये प्रैक्टिकली हो भी रहा है। लेकिन जो चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं कि कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। अगर बड़े अमाउंट का फ्रॉड हुआ है तो ज़्यादा नंबर ऑफ अकाउंट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और कैश निकालने की सब जगह लिमिट है। विड्रॉल की जो डेली लिमिट्स इन्होंने बना रखी हैं या इम्पोज कर रखी हैं, ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। और 1930 जो फॉर्म हुआ है उसके पीछे बेसिस यही है कि पूरा पैसा बैंकिंग चैनल से एकदम से निकल नहीं सकता। तो जितनी जल्दी कस्टमर इन्फॉर्म करता है उन्हें, उतने ही चांसेस होते हैं कि किसी अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ मिल जाए या सारा पड़ा हुआ मिल जाए। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि बैंक को, सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को अपने अपने यहाँ पे 24/7 कस्टमर केयर खुद को ही डालना पड़ेगा। ये केवल टेम्पररी सुविधा अपन ले सकते हैं किसी वेंडर के थ्रू, क्योंकि जैसे यूपीआई में अपने पास जो कंप्लाइंस में आते हैं डेली बेसिस पे टाइम आउट ट्रांजेक्शंस होते हैं, उन पे भी अपन को कभी अपने यहाँ पे क्रेडिट हो गया, सामने वाले ने उसको रिमिट कर दिया, तो उस पर भी अपन को होल्ड लगाना रहता है। तो उस पर होल्ड तो ये वेंडर लगा नहीं पाएगा, उसको तो बैंक वाले को खुद को लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज़, जो हॉलीडे रहता है उस टाइम पे अपने साइबर पुलिस के यहाँ से अपने पास कंप्लेंट पोर्टल है उसके थ्रू अपने पास होल्ड लगाने के लिए आती है, कंप्लेंट्स आती है, तो उस पर तो बैंक वाला ही एक्शन ले सकता है, उसके लिए वेंडर एक्शन नहीं ले सकता। तो इसके लिए बैंक को मतलब कोशिश करना चाहिए खुद ही वो अपने यहाँ पे 24/7 कस्टमर केयर खोले और साथ ही साथ इस पर एक्शन लेवे। हाँ, अकाउंट परचेज तो हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक ब्रांच खोली नई जोधपुर में और कोटा में, इधर उसमें भी हम कुछ ऐसी इंसिडेंट्स आ रही है। मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि अकाउंट परचेज किया जा रहा है, 5,000 रुपये दिए जाते हैं। डेली लेबर है या वोटर लिस्ट से नाम और एड्रेस लेके उनको उनका असली आधार और जो भी है उससे इनेबल करके खाता खोल लिया जाता है। और सर मनी मूल डेली रिजर्व बैंक भी कह रहा है कि मनी मूल्स आप बच्चा के को समझाओ, लेकिन ये तो सब छोटा लालच है, उसमें कस्टमर आ सकता है, आ जाता है। आप बैंकर को आपको अपने को तो ध्यान रखना पड़ेगा कि यार कहीं मनी मूल तो नहीं है वो व्यक्ति। बट वो जब अकाउंट खुलता है तब ये पता नहीं लगता कि वो मनी मूल है या नहीं है, लेकिन जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक ही दिन में करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन हो जाएंगे और किसी के ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, तब पता लगता है। तो फिर हम साइबर उसमें STR में भी रिपोर्ट करते हैं, सब करते हैं और बाद में उसका अकाउंट भी बंद कर देते हैं। बट ये इंसिडेंस, आपने एक अकाउंट बंद किया, वो किसी दूसरे के माध्यम से वापस आपके पास आ जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग ए ब्रांच कैन एडजस्ट कि ये मनी म्यूल है या नहीं है, कहीं न कहीं वो उसकी चपेट में आई जाती है। एज ए बैंकर अपने को KYC खुद को देखनी है, एज ए बैंकर साइन अपने सामने होना चाहिए। एज ए बैंकर नया खाता है, 6 महीने तक उसके ट्रांजैक्शन को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन तो नहीं है, वो उस जो प्रोफेसर उसने बताया है उसके साथ वो मैच कर रहे ही नहीं कर रहे हैं, ये सब तो अपने को देखना ही पड़ेगा।
वो तो सब देख के ही खाता खोलते हैं, लेकिन जब तो उसमें सर यदि उससे transaction हाई होते है हैं, तो अपने पास कोई पुलिस या डंडा है नहीं, अपने पास तो केवल एक ही सॉल्यूशन है एसटीआर बुक करने का। STR में वो बुक एसटीआर करने का। बुक कर दिया, वो बस करना आपने अपना काम कर दिया, उसके अलावा तो अपन कुछ नहीं कर सकते। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ब्रांच खाता खोलने से ही हेसिटेट करती है, तो उसमें जो जुनाइन कस्टमर्स हैं जो खाता खोलना चाहते हैं उनका खाता नहीं खुलता है। दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने खाता, हमने पूरी मतलब अपनी तरफ से पूरी अवेयरनेस रखी है, उसका आईडी आधार सब लिया है और अकाउंट भी खोला है, लेकिन जब वो एपिसोड हो जाते हैं, ऐसे मल्टीपल एपिसोड हो जाते हैं, तो उसके बाद जो जुनाइन खाता खोलने के लिए कस्टमर आता है उसका खाता ब्रांच मैनेजर नहीं खोलता है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो जो बैंकिंग सर्विस से वो डिप्राइव हो जाता है कस्टमर, उसको कैसे दूर किया जाए? प्रैक्टिकली तो इसको तो कस्टमर के यदि आपको लगता है कस्टमर डाउटफुल नहीं है तो ठीक है। यदि जेन्युइन कस्टमर है और आपको लगता है उसके ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू हो रहे हैं तो पर्सनली उससे मिलने का, आज आप देखो प्राइवेट बैंक के मैनेजर तुरंत रिलेशनशिप मैनेजर मिलने जाता है या नेशनलाइज बैंक में मैनेजर मिलने जाता है। अपने को भी जाना पड़ेगा, हम लोग भी जाते हैं मिलने कि यार ये कस्टमर के ट्रांजैक्शन अच्छे हो रहे हैं, जाके देंगे, उसका बिजनेस मैच करता है नहीं करता है। कोई सीमेंट वाला है, यदि सीमेंट की किसी ने डीलरशिप ली है तो डेली उसके यदि रिटेलर को माल जाएगा, नया खाता है तो तुरंत ट्रांजैक्शन होंगे, तो अपने को जाके देखना तो पड़ेगा। तो ये एक कस्टमर को तो हम ये कहते हैं सर आपने नया खाता खोला, मिलने आए हैं आपसे, आप हमारे साथ, लेकिन प्रैक्टिकली अपना होता है कि अपन उसको फिजिकल एनालिसिस करना है कि यार ये जो कस्टमर जेन्युइन है या नहीं है, उसके ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस से जेन्युइन है तो फिर अपने को उसको सर्विस देनी पड़ेगी और ये तो अपने को देखना ही पड़ेगा। बैंकर और कस्टमर का रिलेशन तो आजकल बेटी देने जैसा हो गया सर। बिल्कुल कि बेटी दे रहे हो तो बेटी के घर की सारी जानकारी होनी चाहिए कि अपने बेटी ब्याने से पहले कि पूरी नॉलेज है या नहीं है। सही बात है, सही बात है। कहीं गलती है तो भुगतना बेटी को और आपको ये बिल्कुल बिल्कुल आस पड़ोस पूछना पड़ेगा। वरना सब सिक्योरिटी ऑडिट बना के इंश्योरेंस उतार के रखना जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।